Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about second law of thermodynamics along with entropy. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है एंट्रोपी। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो हमने एक टर्म उसमें यूज़ की थी इंथाल्पी की। इसी तरह हम यहाँ पर एंट्रोपी की बात पहले करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो कंटेंट जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है डेफिनेशन, पैरामीटर्स ऑफ एक्टिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, exceptions, and in the last we will discuss second law of thermodynamics. Coming towards our first heading, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस या फिर उसके मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और हम इसको दोनों तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। रिलेटिवली भी डिटरमाइन कर सकते हैं और एब्सोल्यूटली भी। रिलेटिवली डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि दो सिस्टम्स लेकर या दो सब्सटेंसेस लेकर हम उनकी रैंडमनेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर करने से जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हम कहेंगे ये रिलेटिव वैल्यूज़ हैं रैंडमनेस की या एंट्रोपी की। और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि हम उनकी सिंगल एटम की या सिंगल सब्सटेंस की भी एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो छोटे वाले बॉल है ये हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में है। ये वाली बॉल ये हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में है और इसमें एंट्रोपी जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्पैक्ट हैं और वो बहुत अच्छे से जो है उन्होंने बॉन्ड बनाए हैं, बहुत अच्छे से उनकी बॉन्डिंग हुई हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो बॉल बड़ी वाली है, ये वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि इनकी रेंडमनेस ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल जो है उसमें एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरामीटर्स की जो एंट्रोपी पे इफेक्ट डालते हैं, तो उनमें हमारे पास पहला पहला है टेम्परेचर चेंजेस। देन वी विल टॉक अबाउट स्टेट ऑफ सिस्टम एंड फेज चेंजेस। फेज चेंजेस का क्या मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज होना, या फिर इसका ऑपोजिट कर लें कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड का चेंज होना। तो कौन से फेज चेंजेस होंगे जिनमें एंट्रोपी जो है इंक्रीज़ होगी और कौन से चेंजेस होंगे जिनमें एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी, हम इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ एटम। साइज़ ऑफ एटम में हम डिस्कस करेंगे कि साइज़ बड़ा होगा तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी या साइज़ छोटा होगा तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यानी कि साइज़ और एंट्रोपी का क्या रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो प्योर फॉर्म में ज़्यादा एंट्रोपी होगी या फिर उसका डिज़ोल्व फॉर्म में, यानी कि अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें या दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दें तब उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ये भी हम बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा है मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सिटी। इसमें हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी या कम। तो कमिंग टूवर्ड्स अवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ टेम्परेचर चेंजेस। इसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर दें, हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उनमें कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू करेंगे और कोलाइड होने से रेंडमनेस या हम कह सकते हैं डिसऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। तो क्या रिलेशन बना कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हुई और हमने क्या कहा कि एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है एक कॉपर मेटल की। इसमें आप देख सकते हैं कि जब कॉपर मेटल में टेम्परेचर जो है वो 273 था, तो एंट्रोपी जो थी वो 31.0 थी। जैसे ही हमने 273 से 295 किया टेम्परेचर को, यानी इंक्रीज़ किया, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो गई। फिर जब हमने 295 से 298 टेम्परेचर को किया तो एंट्रोपी जो है वो 32.9 से 33.2 हो गई। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं उस तरह ही एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट। तो टेम्परेचर चेंजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी वो बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एंट्रोपी जो है वो किस तरह इंक्रीज़ हो रही है या कौन सी मॉलिक्यूल्स है जिनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि सॉलिड। देखें, सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो सबसे कम है, और जैसे जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड गैस में चेंज हो रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। अब सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होगा? मेल्टिंग के थ्रू। और लिक्विड जो है वो गैस में कैसे चेंज होगा? बॉइलिंग के थ्रू। यानी अगर हम बात करें किसी लिक्विड की, सपोज वाटर की, तो आइस से अगर लिक्विड में चेंज होगा इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। और अगर वाटर से वो जो है बॉयल होकर गैशियस फॉर्म में आ रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, तो हम कहेंगे इसकी एंट्रोपी और इंक्रीज हुई है, यानी रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ सिस्टम एंड फेज चेंजेस। इसमें हम बात करेंगे फेज चेंजेस की कि फेज चेंज मतलब कि मेल्टिंग अगर प्रोसेस हम देखें तो उसमें फेज चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है।
तो क्या हो रहा है, उसका फ़ेस चेंज हो रहा है और फ़ेस चेंज होने के साथ-साथ उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में थे तो वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था उनका, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा दूर-दूर हो रहे हैं और डिसऑर्डरनेस जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है? और एनर्जी जो है वो डिस्पर्स हो रही है, तो हमने क्या कहा कि एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है। जब भी रैंडमनेस ज़्यादा होगी हम कहेंगे एंट्रोपी ज़्यादा है। एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। तो डेल्टा एस यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। एंट्रोपी जो है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए इंक्रीज कब होती है, जब वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में इंक्रीज करे, गैस में चेंज हो, ठीक है? तो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड थी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में जब कन्वर्ट हुई तो हमने कहा एंट्रोपी क्या हुई, पॉजिटिव, क्योंकि वो सॉलिड से गैस में चली गई है। या आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इनमें रैंडमनेस ज़्यादा है, तो हमने क्या कहा एंट्रोपी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उसमें एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा उसमें स्पेस ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज़्यादा होगी और एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है? तो डाउन द ग्रुप हम क्या कहेंगे कि एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो रही है। जबकि अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट की, तो लेफ़्ट टू राइट हमें पता है कि साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो लेफ़्ट टू राइट जब साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी भी कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसॉल्यूशन। डिसॉल्व जब हम करते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूलर सॉलिड को या लिक्विड को किसी और चीज़ के साथ, किसी प्योर सॉल्यूट में या किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। ठीक है ना? मतलब कि जब भी हम कोई से 2 सब्सटेंसेस या 2 एलिमेंट्स को हम मिला देते हैं, प्योर फॉर्म में तो वो बहुत ऑर्डर्ड होंगे, लेकिन जब हम उनको मिला देते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, तो उनमें रैंडमनेस जो है, वो बढ़ जाती है। ठीक है? इसी तरह हम कह सकते हैं उनमें एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो प्योर सॉलिड अगर होगा, तो उसमें एंट्रोपी जो है वो कम होगी और डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट जो होगा या डिसॉल्व्ड चीज़ जो होगी, उसमें इम्प्योरिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब है एंट्रोपी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सिटी। मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सिटी, इसमें हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में ना बहुत कम होती है एंट्रोपी। यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ना, उसमें एंट्रोपी उतनी ही कम होती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन की और सिंपल प्रोपीन की। इसमें अगर आप देखें तो साइक्लोप्रोपेन में क्या है कि मतलब एक रिंग में या एक साइकिल में वो है, साइक्लिक कंपाउंड है। उसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन नीचे वाले कार्बन से अटैच है। तो इससे क्या होगा, इनकी रैंडमनेस या इनकी मूवमेंट जो है वो इतनी आसान नहीं है, ये किसी भी एंगल पर मूव नहीं कर सकते, ठीक है? जबकि अगर हम बात करें इसकी प्रोपीन की, तो प्रोपीन जो है इसमें मॉलिक्यूल्स में कोई ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये ईज़िली मूव कर सकता है और इसकी ईज़िली मूवमेंट की वजह से हम क्या कहेंगे, इसमें एंट्रोपी ज़्यादा है। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन हासिल किया कि साइक्लोप्रोपेन जो है उसकी एंट्रोपी कम होगी, जबकि स्ट्रेट चेन प्रोपीन की एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास एंट्रोपी या प्रोसेसेस की 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो उसकी ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो क्या होगा यहाँ पर कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन में फ़र्ज़ करें सिस्टम ने एनर्जी ली है, सिस्टम ने गेन की है, तो वो रिवर्स रिएक्शन में वो वही लूज़ कर देगा, मतलब कि वो अपनी पुरानी वाली स्टेट पर आ जाएगा। तो इसी तरह हम कहेंगे कि अगर रैंडमनेस इंक्रीज़ हुई भी थी और वो वापस उसी स्टेट पर आ गया, तो रैंडमनेस दोबारा उसी हालत में आ गई है। तो कोई भी डेल्टा एस में कोई भी चेंज नहीं आया। डेल्टा एस को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो सिस्टम ने जो हासिल की थी, सराउंडिंग ने वो दी थी, इसमें कमी आई थी और फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो वापस पहली वाली स्टेट पे चले जाएंगे, तो इक्वल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है। तो क्यू रिवर्सिबल ओवर टी माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, क्योंकि सेम वैल्यू रिवर्सिबल जो पहले ऐड हो रही थी वो सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। उसके अलावा अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो एंट्रोपी चेंज आया होता है, एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई होती है, वो जो है हमेशा बस इंक्रीज़ हो गई, वो रिएक्शन जो है वो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पर नहीं आ सकता। तो जब वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज़ रहेगी। और हमने ये पढ़ा भी है कि एंट्रोपी जो है रिवर्सिबल प्रोसेसेस की वो इंक्रीज़ होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं ये मोस्टली स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी खुद ब खुद हो रहे होते हैं, नेचुरली होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एंट्रोपी के फिनोमेना में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर हम बात करें रेन की, तो रेन जो है वो क्लाउड्स में एज अ गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जब वो मतलब बारिश जब बरसती है तो वो गैशियस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आ रही होती है। तो इससे क्या होगा कि एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव है, लेकिन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। हमने कहा है कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, जाहिर है बारिश का बरसना एक कुदरती अमल है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव आ रही है। इसी तरह हमारे पास प्रेसिपिटेशन का फॉर्मूला है कि प्रेसिपिटेशन भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसको मतलब हम जो खुद ब खुद होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई थी एंथैल्पी, और सेकंड लॉ के साथ एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई एंट्रोपी। साइंटिस्ट ने बाद में रियलाइज़ किया कि ना एंथैल्पी अलग से सारा क्लियर कर पा रही है कॉन्सेप्ट्स को, और ना ही एंट्रोपी। फिर थर्ड चीज़ जो आई थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो गिब्स फ्री एनर्जी थी, जिसमें उन्होंने एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को यूज़ करते हुए जो है उन्होंने बताया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये फिर बाद में जिक्र करेंगे। लास्ट में हमारे पास है एंट्रोपी। एंट्रोपी की हमने जिक्र कर लिया। अब देखें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या रिलेशन है एंट्रोपी के साथ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कहता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी होते हैं ना, वो रियल प्रोसेसेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के रिजल्ट्स में एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक हो गया, तो हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर और कन्वेयर ऑफ हीट एनर्जी आर इरिवर्सिबल। यानी कि वो प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो या एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो, वो इरिवर्सिबल होते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की वजह से हमेशा जो है एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो सेकंड लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टू डीजनरेट इनटू अ मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी यूनिवर्स है ये डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है, इसकी एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।